हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज हम लोग सीखेंगे गणित विषय का जो वर्ग 11वां का है, अध्याय संख्या 9, जिसका नाम है सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस। आज हम लोग इसका भाग 1 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग भूमिका पर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की ढाल को जानेंगे, क्या होता है, कैसे निकालते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंट्रोडक्शन भूमिका में यह जानना जरूरी है कि सरल रेखा क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो सरल रेखा निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक महत्वपूर्ण विषय है, एक सब्जेक्ट है। किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मुख्यतः यह बीजगणित और ज्यामिति का संयोजन है। जब हम लोग बीजगणित पढ़ते हैं और ज्यामिति पढ़ते हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, और जो यह हमारा सरल रेखा जो चैप्टर है, इन दोनों अलग अलग ब्रांचों से हम लोग जो कंसेप्ट बनाएंगे उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं सरल रेखा में। सरल रेखाओं का उपयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, कोण निकालना हो और अन्य ज्यामिति संरचनाओं को समझने में किया जाता है। जैसे हमें त्रिभुज के बारे में जानना हो, चतुर्भुज के बारे में जानना हो, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, कोण निकालना हो, तो उसमें हम लोग सरल रेखाएं का उपयोग करते हैं। यह विषय न केवल ज्यामिति बल्कि भौतिकी, इंजीनियरिंग और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, बीजगणित के प्रयोग से ज्यामिति का क्रमबद्ध अध्ययन जो किए थे उनका नाम था रेने डिस्कार्ट्स। आप यहाँ उनका फोटो देख पा रहे हैं। रेने डिस्कार्ट्स जी हैं। यह एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ला ज्योमेट्री, जिसका प्रकाशन सन 1637 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी पुस्तक में ज्यामिति के अध्ययन में वक्र के समीकरण का विचार तथा संबंधित वैश्लेषिक विधियों का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इन्होंने अपने पुस्तक के द्वारा किया। ज्यामिति एवं विश्लेषण का परिणामी संयोजन अब वैश्लेषिक ज्यामिति अर्थात एनालिटिकल ज्योमेट्री के रूप में भी उल्लेखित होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग पिछले कक्षा में क्या क्या सीख चुके हैं। तो पिछले कक्षा में हम लोग दूरी सूत्र सीख गए हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु हैं जिसका नाम है P और निर्देशांक है x1 y1, ये हमारा पहला बिंदु है, और हमारे पास दूसरा बिंदु है जिसका नाम है Q और निर्देशांक है x2 y2। तो इन दोनों जो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वह कितनी होगी? तो मान लेते हैं इन दोनों जो बिंदु को बीच की जो दूरी होगी वह PQ है। तो जो PQ बराबर होगा वह होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए इस पर आधारित एक हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारे पास 6,-4 और 3,0 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, पीछे वाले फार्मूला में इसको पुट कर देंगे। यहाँ x1 की जगह 6 है और y1 की जगह -4 है। उसी तरह x2 की जगह 3 है और y2 की जगह 0 है। जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अर्थात 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अर्थात 0 माइनस माइनस का 4, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 0 प्लस 4 कितना होता है? 4 होता है। और जब 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और जब 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आता है और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, और दूरी है तो इसका कोई ना कोई इकाई होगा, यूनिट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 5 इकाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x1 y1 और x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर विभाजित करने वाले जो बिंदु होते हैं उसका जो निर्देशांक होता है वह होता है mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये भी हम लोग वर्ग 10 में पढ़ चुके हैं। तो आइए इस पर आधारित एक हम एग्जाम्पल करते हैं।
हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो ए कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है 1, -3 और बी दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक है -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीधा सा क्या करेंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे जब हम इसका वैल्यू, तो हमें x और y का मान निकल जाएगा। तो x क्या होता है, mx2 जोड़ n x1 बटा m प्लस n। तो देखिए हम जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m की जगह वैल्यू है हमारा 1 और जो हमारा x2 है वह है -3 प्लस n का जो वैल्यू है वह है 3 और जो हमारा x1 है वह है 1। जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0। तो x का जो निर्देशांक होगा वह हो जाएगा 0। अब देखिए y को हम निकालते हैं, तो y में भी सेम वैसा ही करेंगे, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, तो जब हम यहाँ m का वैल्यू है 1 तो 1 रख दिए और देखिए यहाँ पे जो y2 का वैल्यू है वह 9 है, तो यहाँ पे क्या किए 9 रख दिए, जोड़ जो यहाँ पे n का वैल्यू है वह 3 है तो 3 रख दिए और जो y1 का वैल्यू है -3 तो -3 रख दिए और जब हम इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक विशेष कंडीशन है, यदि m बराबर n हो जाए तब तो x1, y1 और x2, y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होगा वह होगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर सूत्र यह कहता है, अगर कोई त्रिभुज है और तीनों जो त्रिभुज है उसके जो तीनों शीर्ष हैं उनका निर्देशांक दिया हुआ है x1, y1, x2, y2, x3, y3, तब उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था बाबू, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 वर्ग इकाई। ठीक है, जैसे में यहाँ देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 4,4, 3, -2 और -3, 16 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीधा सा हम जो x1 y1 का वैल्यू यह दिया है, x2 y2 का वैल्यू ए दिया है और x3 y3 का वैल्यू ए दिया है, सीधा से इसको हम इस फार्मूला में क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 27 वर्ग इकाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इसको हल करेंगे तो यह मोड में आएगा -54 और जब मोड हटता है तब प्लस का साइन लगता है, क्योंकि देखिए बाबू प्लस इसलिए भी लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो आइए एक और हम लोग बात जान लें। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, अगर 0 हो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 3 बिंदु मान लेते हो, बिंदु A, B और C है, वह एक ही रेखा पर होगी, अर्थात वे संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, रेखा की ढाल। तो इसको समझने से पहले यह जरूरी है समझना कि रेखा का झुकाव क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक XY तल है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है फिगर में। ये हमारा XY तल है और एक कोई रेखा है जिसका नाम मान लेते हैं L है। तो जो L रेखा है x एक्सिस के साथ मुख्यतः 2 कोण बनाएगी, एक थीटा कोण बनाएगी और एक 180 डिग्री माइनस थीटा कोण बनाएगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो जो इस L जो रेखा है इसके साथ झुकाव क्या कहलाएगा, तो ये जो जितना थीटा डिग्री से एक्स एक्सिस से जितना झुका हुआ है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका झुकाव कहेंगे, इस रेखा का क्या कहेंगे, झुकाव कहेंगे। तो इसी को हम लोग अब शब्द के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। निर्देशांक तल में एक रेखा x अक्ष निर्देशांक तल हो गया जिसमें एक रेखा है, ये वाला रेखा है x अक्ष के साथ। देखिए
के साथ दो कोण बनाती है जो परस्पर समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? समपूरक। समपूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री का वैल्यू आएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? समपूरक कहेंगे। कोण जिसे हम मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, जो रेखा एल एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाती है, रेखा एल का झुकाव अर्थात इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहलाता है। और जो यह झुकाव का मान है वह 0 डिग्री भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो यही जो थीटा है इसको हम क्या बोलेंगे? झुकाव बोलेंगे। अर्थात वह लाइन एक्स अक्ष से कितना डिग्री का कोण बना रहा है उसको हम झुकाव बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बता दें आपको बाबू कि जो एक्स अक्ष पर समपाती रेखा होते हैं, ठीक है, उनका जो झुकाव होता है वह 0 डिग्री होता है, क्योंकि एक्स अक्ष पर वो रेखा ही है और एक्स अक्ष से ही हम झुकाव देखते हैं, तो उन दोनों के बीच जो झुकाव है वो तो 0 ही बनेगा, सिंपल। लेकिन जब एक ऊर्ध्व रेखा हो अर्थात वह वाई अक्ष के समांतर हो या वाई अक्ष पर ही समपाती हो, तो उसका झुकाव कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है। तो हम अगर इस पर देखें तो हम तो एक्स अक्ष से झुकाव देखते हैं, तो ये तो 90 डिग्री न बन रहा है, तो इसका झुकाव कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब आइए एक हम परिभाषा देखते हैं। कह रहा है यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है, मान लेते हैं जो थीटा है किसी रेखा का झुकाव है, तो जो टेन थीटा होगा उसी को हम लोग रेखा की ढाल कहेंगे। ठीक है, जो टेन थीटा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन। टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं, ढाल रेखा की ढाल कहते हैं। ठीक है, और जो स्लोप होता है उसे हम लोग एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। अब आगे देखिए, वह रेखा जिसका झुकाव अगर 90 डिग्री हो तो उसकी ढाल परिभाषित नहीं है, क्योंकि टेन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है? अपरिभाषित होता है, परिभाषित ही नहीं है। एक रेखा की ढाल को हम लोग एम से व्यक्त करते हैं, अर्थात एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा, जहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्स अक्ष की ढाल कितनी होती है। तो एक्स अक्ष का जो झुकाव होता है वह 0 डिग्री होता है, और जो झुकाव होता है थीटा उसी को हम लोग टेन में रख देंगे, तो टेन थीटा अर्थात टेन 0। तो जो टेन 0 होगा वह 0 वैल्यू देता है। तो जो एक्स अक्ष का जो ढाल होगा वह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब हम वाई अक्ष की ढाल की बात करें तो वाई अक्ष का झुकाव 90 डिग्री होता है, और टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है? वह परिभाषित नहीं होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है, इसलिए वाई अक्ष का जो ढाल होगा वह भी परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों। अगर सीधा से एक लाइन है और उसका झुकाव दिया गया है तो उस स्थिति में रेखा की जो ढाल होगी वह टेन थीटा हो जाएगी। लेकिन इस स्थिति में अगर हम बात करते हैं कि एक रेखा है और उस पर दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, तब हम उसका ढाल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा एक्स वाई तल है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो लाइन है ये एल है और ये वाला एक्स एक्सिस है। तो हम लोग झुकाव जो देखेंगे इसी दोनों के लाइन के बीच के देखेंगे, एल वाला और एक्स वाला। तो इसके जो बीच का जो एंगल है ये थीटा है, अर्थात हमें टेन थीटा निकालना है स्लोप। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि एक नॉन वर्टिकल रेखा एल है जिसका झुकाव कितना है? थीटा है। इसी पर दो बिंदु स्थित हैं, एक P और Q। P का जो निर्देशांक है x1 y1 है और जो Q का निर्देशांक है वह x2 y2 है। और x1 बराबर x2 नहीं है, अन्यथा रेखा x अक्ष पर लंब हो जाएगी, और जब लंब हो जाएगी तो रेखा का ढाल जो होगा अब परिभाषित नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि x1 बराबर x2 नहीं है। ठीक है, तो रेखा एल का झुकाव थीटा है, न्यून कोण या अधिक कोण हो सकता है। मान लीजिए इस केस में अगर थीटा इस प्रकार बन रहा है तो इस केस में न्यून कोण है, लेकिन अगर हम कोई दूसरा एल ऐसे ले लेते इस स्थिति में ऐसे थीटा बनेगा, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे के स्लाइड में करेंगे। तो मान लेते हैं, अब आगे देखिए, एक्स अक्ष पर क्यू आर तथा आर क्यू पर पी एम लंब खींचा। ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पर हम एक लंब खींच देते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं क्यू आर, और इस रेखा पर हम एक पी एम लंब खींच देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रियलाइज करते हैं। एम का जो कोऑर्डिनेट है कितना हो जाएगा? आप बताइए, x2, y1 हो जाएगा,
एम का जो निर्देशांक है कितना होगा, इधर से ये वाला एक्स एक्सिस से x2 दूरी पर है, इधर y वाला इस पर से y1 पर है, तो x2 y1 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब इसमें हम tan थीटा निकाल लेंगे। तो जो tan थीटा होता है वह क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, अर्थात QM बटा PM हो जाएगा। और QM जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 y1, ठीक है। तो अब QM की जो दूरी है हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सब पर वर्गमूल लगा देते थे। तो ऐसे हम QM निकाल लेंगे और PM भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा बनकर आएगा, अब हम शुरू में ही बताए थे कि इसमें हम न्यून कोण पर बात कर रहे हैं। जो हमारा कोण MPQ है वह थीटा के बराबर है, तो जो हमारा स्लोप होगा m बराबर tan थीटा होगा, और जो tan थीटा होगा MQ अपॉन MP के बराबर होगा। और जब हम MQ को निकालेंगे दूरी सूत्र से, तो ये आएगा y2 माइनस y1 बटा, अब जब हम MP को निकालेंगे तो वो आएगा x2 माइनस x1। तो जब हम दोनों का रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए, अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिक कोण की स्थिति में। तो देखिए, जब थीटा क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण कहने का क्या मतलब है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे कि इस स्थिति में दिखाया गया है। सेम वैसा ही है, XY तल है और ये वाला जो रेखा L है, इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालना चाहते हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। तो अगर इसके पैरेलल कोई एक लाइन हो तो इसका भी तो वैल्यू उतना ही होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी हम m का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, QM जो है इसका हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, और MP जो है इसका भी हम लोग जो दूरी है दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। और देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें कोण MPQ ज्ञात करना है, ठीक है। कोण MPQ, तो कोण MPQ कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा MPQ है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। जो थीटा होगा वह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण MPQ। अब रेखा L की ढाल मान लेते हैं m, तो m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan और थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, 180 डिग्री माइनस कोण MPQ। और हम जानते हैं tan 180 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कितना होता है, माइनस tan अल्फा। इसको हम लोग त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो यह कितना हो जाएगा, माइनस tan, और अल्फा की जगह पर जो एंगल है वह कितना है, कोण MPQ है। जो कोण का वैल्यू है वो कोण MPQ है। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और अब देखिए tan MPQ, tan एंगल MPQ। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो हमारा लंब होगा वह MQ हो जाएगा, ए वाला, और जो आधार होगा वो MP हो जाएगा, ए वाला। तो जब हम MQ का निकालेंगे तो वह हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x1 माइनस x2, और माइनस लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, माइनस को नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इस प्रकार हम देखते हैं दोनों स्थिति में कि अगर बिंदु x1, y1 और x2, y2 से कोई रेखा जा रही है तो उसका जो ढाल होगा m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस m का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये x2 कितना हो जाएगा, x2 y1 हो जाएगा, ठीक है। m का निर्देशांक यहाँ हम क्लियर कर दिए। तो इस प्रकार हम ये देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगले भाग में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे उसमें देखेंगे, अगर दो रेखा समांतर है या दो रेखा परस्पर लंब है तो उसका क्या कंडीशन होगा, ठीक है, क्या प्रतिबंध होगा। उसके बाद हम लोग दो रेखाओं के बीच के कोण को देखेंगे, फिर हम लोग उदाहरण 1, 2 और 3 को देखेंगे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।